नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष छिड़ा हुआ है, घमासान हो रहा है। एक बड़े नेता दूसरे बड़े नेता को पराजित करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं और उन्हें कुर्सी से हटाना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इन दोनों नेताओं के बीच संग्राम की स्थिति है, जो कि पर्दे पर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि पार्टी के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है, वह अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार जब उत्तर प्रदेश में होती है, सिर्फ 36 सीटों पर सिमट जाती है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलती है। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह का खेमा दबाव डाल रहा है योगी आदित्यनाथ पर कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दें और उत्तर प्रदेश में हुई बड़ी हार की जिम्मेवारी लें और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। इसके लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की गई और गद्दार कौन है, इन शब्दों से भी नवाजा गया योगी को। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को त्याग पत्र देने की घोषणा कराई गई, हालांकि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। उनके त्याग पत्र देने का मतलब हुआ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं और वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हुई बड़ी हार महाराष्ट्र से भी बड़ी हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी पर डटे रहे, उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने अलबत्ते खंडन किया कि महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश में हार के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं हैं, जबकि महाराष्ट्र में हार के लिए देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं कि जिम्मेदार हों। तो चुनाव के बाद और चुनाव परिणामों के बाद जो घमासान भारतीय जनता पार्टी में छिड़ा हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी कमज़ोर पड़ रहे हैं। कमज़ोर तो वह तभी पड़ गए थे जब 240 सीटें आई थी। 303 सीटें पा करके देश पर राज करने वाले नरेंद्र मोदी को 240 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। उसके बाद गठबंधन से मदद लेकर के सरकार बनानी पड़ी है, और वे गठबंधन ऐसे हैं कि कभी भी हाथ खींच सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि नरेंद्र मोदी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन पूर्व में पहले किया था, उन गठबंधनों को खा गए। उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य घटक दल थे, शिवसेना, और उसी शिवसेना को दो फाड़ में बांट करके उसके चुनाव सिंबल को, चुनाव चिन्ह को भी हड़प लिया और पार्टी को भी हड़प लिया, और अपनी पार्टी में तो नहीं शामिल किया, बल्कि उन्हें शिंदे की सरकार अलग से बनवा दी और उसका समर्थन करने लगे। इसी तरह से अजित पवार को शरद पवार से तोड़ करके उन्हें भी शिंदे सरकार में शामिल कर लिया गया। पंजाब की मुख्य पार्टी अकाली दल को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया, और नीतीश कुमार की पार्टी को तो कितनी बार तोड़ा है,
कितनी बार गठबंधन में लिया है, कितनी बार गठबंधन से निकाला है और फिर से उन्हें गठबंधन में लिया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। नायडू और नीतीश को डर है कि अगर इस सरकार को चलाते रहेंगे तो एक दिन भस्मासुर की तरह नरेंद्र मोदी इन्हीं की पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और 272 के जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे। यह डर नीतीश कुमार को भी है, क्योंकि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जो गठबंधन दल नायडू की पार्टी, नीतीश की पार्टी मोदी को समर्थन दे रही है, बीजेपी को समर्थन कर रही है, इन्हें सब कुछ पता है। और जैसे ही इनकी पार्टी को तोड़ने की प्रक्रिया अमित शाह ऑपरेशन लोटस के तहत शुरू करेंगे, वैसे ही गठबंधन समर्थन वापस ले लेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा करके गिर जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ये तो बाहरी दुश्मन है जिससे कि लड़ना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो दुश्मन है और जो सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस बन गया है, उनकी चुनौतियों से कैसे निपटना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए रणनीति बना रहे हैं और आरएसएस के साथ साथ योगी को भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह कोशिश एक कमज़ोर हो चुके प्रधानमंत्री कि यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। योगी को हटाने की बात तो केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दी गई थी, जब वह जेल से आए थे और उन्होंने दो बातें कही थी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी प्रचार में कह रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप 400 पार 370 पार दीजिए तो। लेकिन नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे 17 सितंबर 2025 को, और फिर राजपाट का काम सौंप देंगे अमित शाह को, यानी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो जो आप वोट देने जा रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल ने दूसरी बात यह कही थी कि जैसे ही जीत करके आएंगे, अगर इनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले योगी को निपटाएंगे, योगी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वह केशव मौर्य भी हो सकते हैं, मनोज सिन्हा भी हो सकते हैं, या कोई और पर्सनालिटी हो सकती है। उस समय अमित शाह ने तुरंत खंडन किया था, दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि केजरीवाल जो यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो 5 साल तक 2029 तक बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि योगी 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी टकराव चल रहा है और योगी गुट, शाह गुट एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहा है। और समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई बड़ी हार की समीक्षा करते समय एक दूसरे गुटों को गद्दार कौन के नाम से संबोधित किया गया। योगी गुट शाह गुट को गद्दार कह रहा है, तो शाह गुट योगी गुट को गद्दार कह रहा है। अब देखिए इन दो गद्दारों में किस गद्दार को सत्ता से हटाया जाएगा यह तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी को हटाने की कवायद कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या अब तक कर चुके होते, अगर गठबंधन की सरकार नहीं होती तो। गठबंधन धर्म को निभाने के लिए
अब नरेंद्र मोदी अपने अहंकारी स्वरूप और तानाशाही रवैये का परिचय नहीं दे सकेंगे। अगर अहंकार का परिचय देते हुए योगी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करके वहां पर रिप्लेसमेंट करते हैं केशव मौर्य या मनोज सिन्हा का, तो इससे भी गठबंधन नाराज हो सकता है। नायडू और नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं और इनकी नाराजगी नरेंद्र मोदी फिलहाल लेना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ चुनाव के बाद 2014-2019 में जीत करके आने के बाद उनका अहंकार और तानाशाही रवैया बढ़ता गया था, लेकिन अब 2024 में जिस तरह से जोड़ तोड़ से बैसाखियों वाली सरकार बनी है, क्या वही तानाशाही रवैया, वही हिटलर शाही कायम रहेगी, वही अहंकार चलता रहेगा, या फिर नरेंद्र मोदी में बड़ा परिवर्तन होगा, लचीला बनेंगे और सबकी सहमति से काम करना पसंद करेंगे। फिलहाल 4 जून के बाद और शपथ लेने के बाद 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही मर्जी चलाई है, गठबंधन की नहीं सुनी है। मंत्रिमंडल बंटवारे में नरेंद्र मोदी ने अपनी मर्जी चलाई और अपनी पार्टी के मंत्रियों को ही प्रमुख विभाग दिए गए, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो। इन सब मंत्रालयों पर अपना ही कैबिनेट मंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी ने। गठबंधन की तरफ से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया है। गठबंधन के प्रमुख घटक जदयू और टीडीपी में इस बात को लेकर के भी नाराजगी है कि नरेंद्र मोदी ने प्रमुख विभागों को अपने पास रखा और मछली और जानवरों का मंत्रालय, पशुओं का मंत्रालय उन्हें दे करके उन्हें समझाने की कोशिश की है और उन्हें औकात बताने की शायद कोशिश की गई है। तो नायडू भी नाराज हैं मंत्रिमंडल बंटवारे से और नीतीश भी नाराज हैं और कई दिनों तक नीतीश और नरेंद्र मोदी में संपर्क टूटा भी रहा। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नया नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रकारांतर से घुमा फिरा करके धोया है, उससे नरेंद्र मोदी आहत हुए हैं। नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का श्रेय खुद लेना चाहते थे, उनकी पार्टी लेना चाहती थी और खुद नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि हमारी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को आधुनिकीकरण किया जा रहा है और नया विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने उसका श्रेय कांग्रेस को दे दिया कि 2010 में कांग्रेस पार्टी ने ही नए विश्वविद्यालय का विधेयक लेकर के संसद में आई और उसे पेश की और उसे पास करवाया था। नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई। उसके बाद संपर्क तो बना ही रहा, लेकिन कड़वाहट जरूर बीच में रही। अटकलें तेज हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी योगी को किस दिन हटाएंगे। लेकिन ये अटकलें कब सार्थक होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। दरअसल नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व सत्तावादी है। नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व सत्ता प्राप्ति का एक साधन है और योगी का हिंदुत्व गोरखपुर के मठ से निकल करके आता है और गोरखपुर के मठ से निकल करके आने वाला हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र तक ले जाता है, जिसका समर्थन आरएसएस करता है। आज आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी को अहंकारी, तानाशाही और विपक्ष को खत्म करने वाला शासक ठहराया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख करके अपने
चिर परिचित सपने, 100 साल द्वारा दिमाग में पाले गए सपने, हिंदू राष्ट्र को बनाने की कल्पना अगर आरएसएस कर रहा है तो उसे लग रहा है कि इस कल्पना को योगी आदित्यनाथ ही साकार कर सकते हैं। इसलिए आरएसएस योगी के साथ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी से भी उम्मीदें किया था कि 2014 से 24 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, संविधान खत्म कर दिया जाए, मनुस्मृति लागू कर दी जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सके। और संयोगवश उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने जब इस चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बयान दे दिया कि हम संविधान को हटाएंगे, 400 पार सीटें दीजिए, तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हो गई। नरेंद्र मोदी को पता था कि 2014 और अगर 2019 में हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी और हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसे वोट नहीं मिलना है। इसकी आहट नरेंद्र मोदी को पहले से मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करते रहे हैं, अंबेडकरवादी लोग जो कि दलित और पिछड़े समाज से आते हैं, बड़े पैमाने पर हिंदू राष्ट्र का विरोध करते रहे हैं, कम्युनिस्ट भी करते रहे हैं, और हर धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी हिंदू राष्ट्र का विरोध करती रही हैं। ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र 2014 और 19 में बनाने की कोशिश की जाती तो न तो ये हिंदू राष्ट्र बना पाते और न इनकी सत्ता बची रहती। 2019 में ही इनकी हार हो गई होती अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े होते। तो आज अगर आरएसएस नाराज है तो इसीलिए नाराज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के 100 साल के सपने को साकार नहीं कर सके, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। इसी वजह से नरेंद्र मोदी पर बहाने ढूंढ करके आक्रमण कर रहे हैं मोहन भागवत और तमाम हिंदू संगठन। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता जो आरएसएस से जुड़े हैं वे भी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जितने मंत्री थे उसमें से 20 मंत्री हार चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये मंत्री भी अब किसी न किसी रूप में संघ की शरण में जा चुके हैं। और संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करता है तो वह तिकड़ में लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के रथ का घोड़ा बदलने के लिए। रथ के घोड़े से मतलब है नरेंद्र मोदी अभी रथ के घोड़े हैं और 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को खींचते रहे हैं और देश का शासन चलाते रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने संघ को नाराज किया है और इस देश के 140 करोड़ लोगों को नाराज किया है और विपक्ष को नाराज किया है, और यूं कहें तो विश्व गुरु बनने वाले नरेंद्र मोदी जब अपने को भगवान का अवतारी और ईश्वर से बड़ा साबित कर दिए तो इस देश के सनातनी परंपरा के हिंदुओं को भी नाराज कर दिया नरेंद्र मोदी ने। न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि शंकराचार्य तक को, जो कि हिंदुत्व के शिखर पर बैठे हैं देश के 4 कोनों में, उन्हें भी नाराज करने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की, आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके। तो आज नरेंद्र मोदी अकेले पड़ गए हैं। आरएसएस और योगी का कुनबा भारी पड़ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पिछला रिकॉर्ड रहा है अहंकार का, तानाशाही रवैये का, उसे देखते हुए यही माना जा रहा है देश के सियासी गलियारों में कि नरेंद्र मोदी किसी से झुकने वाले नहीं हैं। झुक करके चलने और गठबंधन सरकार चलाने का इनका अनुभव नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश के डर से अपने में बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिणाम चाहे कुछ भी।
अब देखना यह है, नरेंद्र मोदी जो कि अलग थलग पड़ गए हैं, कुछ ही इनके मंत्रिमंडल के मंत्री इनके साथ रह गए हैं, कारपोरेट का कुछ हिस्सा इनके साथ रह गया है, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कद्दावर नेता जो संघ से जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। आज न सिर्फ आरएसएस नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री ज़्यादा दिनों तक बने रहें नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कद्दावर नेता भी नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री बने रहें नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल नहीं चाहता है और वह इंतजार कर रहा है कि अपने ही पापों से यह पार्टी जब डूबने लगेगी और डूब जाएगी तो हम सत्ता में आ जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। नायडू और नीतीश कब समर्थन वापस ले रहे हैं और कब ये सरकार भरभरा करके गिर रही है, इसी पर नज़र रखे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता। लेकिन अपने से पार्टी कमज़ोर तो हुई है, लेकिन गठबंधन के साथ सरकार चला रही है, यह भी सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी में कोई परिवर्तन न होते देख, और सबसे बड़ी बात, नायडू और नीतीश की जो मांगे हैं, इन मांगों को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे तो यह सत्ता थोड़े दिनों में चली जाएगी। नायडू की मांग है कि वह नई राजधानी बनाना चाहते हैं, अमरावती को बनाने की प्रक्रिया शुरू भी है, और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत नरेंद्र मोदी में है, उस नफरत से नायडू का कोई वास्ता नहीं है गठबंधन में होने के बावजूद। और मुसलमानों को जितना समर्थन और जितनी सहायता देने का काम नायडू कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में ही ऐलान कर दिए थे, शायद मुसलमानों का साथ कोई भी नेता पूरे भारत में उतना नहीं दे रहा है जितना कि नायडू दे है। और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, पिछड़ों की जनगणना कराना और पिछड़ों को हक अधिकार देना, ऐसे तमाम मांगे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की, जिसे मान पाना नरेंद्र मोदी के लिए टेढ़ी खीर लगता है। इसी तरह से नीतीश कुमार भी विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, ओबीसी जनगणना चाहते हैं पूरे देश में। बिहार की जनगणना तो उन्होंने करा ही दिया है, 63% ओबीसी हैं पूरे बिहार में, और उन 63% के लिए ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिला करके 75% आरक्षण भी लागू कर दिया था नीतीश कुमार ने। और यह प्रकरण पटना हाई कोर्ट जाता है और वहां पर सरकार की हार हो जाती। अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि पूरे देश में जनगणना कराई जाए ओबीसी की। ओबीसी का मसीहा बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। इस तरह से नरेंद्र मोदी जो कि ओबीसी को बहला फुसला करके वोट तो हासिल कर लेते थे और लाभार्थी योजना के तहत कर भी लिए, लेकिन आगे उन्हें नहीं उम्मीद है कि वे सिर्फ लाभार्थी योजना पर ओबीसी, एससी, एसटी का वोट हासिल कर सकेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को जगाने और संविधान को बचाने की बात कह करके नरेंद्र मोदी के हर एजेंडे को, हिंदुत्व को, राम मंदिर के मुद्दे को झटक दिया है, उसे इस देश की जनता ने भी झटक दी है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से पहले हटाए जाते हैं, जिसमें योगी का भी हाथ होगा हटाने में। इंडिया गठबंधन के साथ हमें लगता है कि पर्दे के पीछे से योगी का भी सहयोग रहेगा नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, या फिर नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी चला करके अपने पूर्ववर्ती अहंकार का परिचय देते हुए योगी को सत्ता से हटा देंगे। वैसे
जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री को हटाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों को इन्होंने अपने अहंकार और तानाशाही रवैये से हटाया है। उसी ठसक में क्या योगी को भी हटा पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि संघ योगी अगर इंडिया गठबंधन से पर्दे के पीछे से हाथ मिला लेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ ही महीनों में चली जाएगी और हो सकता है कि योगी को प्रधानमंत्री बनने का नंबर आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को उनके कुर्सी पर नरेंद्र मोदी नहीं हटा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।